नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की, या जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता, कुशल राजनीतिज्ञ और योग्य शासक था। उसने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसकी मां का नाम दत्त देवी था। उसकी दो पत्नियां थीं, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज भी कहा गया है और वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के अभिलेखों में उसे देवगुप्त के नाम से भी संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी युवावस्था में वीर और साहसी था। उसने विक्रमादित्य, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, नरेंद्र सिंह आदि उपाधियां धारण की थी और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसके द्वारा अनेक राजवंशों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए थे। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल राजनीतिज्ञ था और एक वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और इन वैवाहिक संबंधों में सर्वप्रथम उसने नागवंशीय कुबेर नागा से विवाह किया। पूना के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था और नागवंश तत्कालीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा का विवाह हो जाने से नागवंश और गुप्त वंश की मैत्री सुदृढ़ हो गई और इस नागवंश का पूर्ण सहयोग गुप्तों को मिला। वाकाटकों के साथ भी वैवाहिक संबंध उसके द्वारा स्थापित किए गए और नागवंश की भांति वाकाटक वंश भी उस समय का एक शक्तिशाली राजवंश था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से उत्पन्न राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों को वैवाहिक संबंध द्वारा अपना हितैषी, सहयोगी और मित्र बना लिया था। जैसा कि वी.ए. स्मिथ लिखते भी हैं कि वाकाटक नरेश की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति थी, जिसके कारण वह सौराष्ट्र और गुजरात के शक शासकों पर उत्तर से आक्रमण करने वाले राजा के लिए सहायता या बाधा पहुंचा सकता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत बुद्धिमत्ता से सावधानी के रूप में अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के साथ कर दिया और उनसे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। इस विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय प्राप्त करने में बहुत सुविधा प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात कदम्बों के साथ वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए। इस समय कुंतल राज्य पर कदम वंश का शासन था और तालकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि कदम नरेश काकुस्थ वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजवंश में किया था। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि काकुस्थ वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त के साथ किया होगा। ये सभी वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव और शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसकी राजनीतिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ हो गई थी। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त के द्वारा किन किन क्षेत्रों को विजित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय एक वीर योद्धा और महान विजेता था। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया था और इस दिग्विजय की नीति के तहत उसने सबसे पहले गणराज्यों का विनाश किया और पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्यों के बीच मद्रगण से लेकर खरपरिक गण तक छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे। यद्यपि ये गणराज्य बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे, परंतु सैनिक दृष्टि से कमजोर थे और विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। अतः सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इस अभियान के पश्चात भारतीय इतिहास में हमें गणराज्यों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। गणराज्यों का उन्मूलन करने के कारण चंद्रगुप्त को गणारी भी कहा गया है।
इसके पश्चात उसने शकों पर विजय प्राप्त की। इस समय सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मालवा पर शकों का आधिपत्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों की शक्ति को नष्ट कर देना चाहता था, अतः उसने शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और पूरी तैयारी के पश्चात उन पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शाब वीरसेन के उदयगिरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि शाब वीरसेन सारी पृथ्वी की जय कामना करते हुए स्वयं अपने सम्राट के साथ उस प्रदेश में आया था और युद्ध में शकों को बुरी तरह से पराजय हुई थी और शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय लड़ता हुआ मारा गया था। इसके फलस्वरूप सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया था। अब बात आती है कि इस शक विजय के क्या परिणाम रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के मुख्य परिणामों की यदि हम बात करें तो सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मालवा के प्रदेश गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई। सौराष्ट्र, मालवा और गुजरात के उपजाऊ और धनी प्रदेश जो है वो गुप्तों को प्राप्त हुए और 300 वर्षों से भी अधिक पुराना एक विदेशी राज्य पश्चिमी भारत से समाप्त हो गया। इसके पश्चात पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वो विजित किया गया। महरौली लौह स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विरुद्ध संगठित राजाओं के एक संघ को भी पराजित किया था। बंग प्रदेश अर्थात पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि समतट, डवाक और कामरूप के राजाओं ने बंगाल में गुप्त साम्राज्य का अंत करने के लिए एक संघ का निर्माण किया। इस संघ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक सेना लेकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया था। इसके फलस्वरूप पूर्वी बंगाल पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया था। इसके पश्चात पश्चिमोत्तर जो भारत का क्षेत्र है वो क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विजित किया गया। महरौली के लौह स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के 7 मोहनों को पार करके वाहिकों को पराजित किया था और पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों के वंशज अभी तक शासन कर रहे थे। कुछ विद्वान वाहिकों को बैक्टीरिया में तथा कुछ विद्वान उसे पंजाब में मानते हैं, किंतु आर.सी. मजूमदार का मानना है कि सिंधु नदी के 7 मोहनों को पार करके जिस वाहिक देश को चंद्रगुप्त ने विजय किया था वह निश्चित रूप से हिंदू कुश पर्वत के पार बल्ख या बैक्टीरिया का क्षेत्र था। तो ये जो क्षेत्र है वो अपनी शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजित किया। इसके पश्चात दक्षिण पथ का जो क्षेत्र था उस पर पुनः अधिकार किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। महरौली के लौह स्तंभ लेख में लिखा है कि चंद्रगुप्त के शौर्य समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। इससे ज्ञात होता है कि दक्षिणी पथ का पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके पश्चात बात आती है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार और भी किया। महरौली अभिलेख और ताम्र की जो मुद्राएं हैं उनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कम से कम पंजाब तक अवश्य थी और समय था उसने बल्ख का जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था। मध्य प्रदेश भी उसके साम्राज्य का अंग था। पूर्व में उसका साम्राज्य बंगाल तक विस्तृत था। बिहार उसके साम्राज्य का अंग था और दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ का जो क्षेत्र था वो उसके अधीन था। उत्तर में उसका साम्राज्य कश्मीर की दक्षिणी सीमा को छूता था और दक्षिण के वाकाटक और कदम वंश उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। इससे ये ज्ञात होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र को चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजित किया था और इस विस्तृत क्षेत्र को विजित करने के पश्चात उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किया गया। अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया था और वाराणसी के निकट नगवा गांव से एक पत्थर के घोड़े की प्रतिकृति मूर्ति मिली है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। इस मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति उसी घोड़े की है जो चंद्रगुप्त द्वितीय
के अश्वमेध यज्ञ में काम लिया गया था, परंतु कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इस विजय के विषय में कोई विशेष टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गई कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया या नहीं। इसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय के मूल्यांकन की। तो यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन करें तो एक वीर योद्धा और महान विजेता था, क्योंकि उसने अपने बाहुबल से विस्तृत साम्राज्य को स्थापित किया था। साथ ही वो एक योग्य शासक था, एक अच्छा शासक प्रबंधक भी था। उसने अपने साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित की। शूद्र शासन व्यवस्था उसके द्वारा लागू की गई। प्रजावत्सल शासक था। साथ ही चीनी यात्री फाया ने चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन व्यवस्था की भी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसका शासन बड़ा उदार था और सम्राट कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय था। उसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी हुई थी और उच्च कोटि का वह राजनीतिज्ञ भी था, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक राजवंशों से या शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे नागवंश से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वाकाटक वंश से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये उसकी सूझबूझ का परिचायक था। वह साहित्य और कला का भी संरक्षक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विद्वानों का आश्रयदाता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 उच्च कोटि के विद्वान थे जो नवरत्न कहलाते थे। महाकवि कालिदास उसके दरबार में नवरत्नों में एक था और चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध मंत्री वीरसेन भी उच्च कोटि का विद्वान था। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, लोक नीति में वो निपुण था। उसके शासनकाल में संस्कृत साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई थी और कला प्रेमी भी था। उसके समय कला, स्थापत्य एवं मूर्तिकला में एक उल्लेखनीय उन्नति हुई थी। डॉक्टर पीएल भार्गव के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान पिता का महान पुत्र था। उसका शासनकाल भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ युगों में एक है। उसने अपने बाहुबल से विदेशी शकों का उन्मूलन करके गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक किया था। उसके समय में देश वैभव, विद्या और कला से संपन्न हो गया था। वह पक्का वैष्णव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वी.ए. स्मिथ ने उसके संदर्भ में लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय एक सशक्त और प्रचंड शासक था और विस्तृत साम्राज्य की वृद्धि और उसके प्रशासन के लिए सुयोग्य था। वह बड़ी बड़ी उपाधियों का इच्छुक था जिनसे उसकी वीरता और पराक्रम का परिचय मिलता है।